Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video we will talk about VBG Ramji scheme. What is this VBG Ramji Act which has replaced our Manrega scheme which was started in the year 2005? क्या इसमें कमी थी कि इसको लाने की जरूरत पड़ी, इसके क्या फीचर्स है एंड व्हाट आर द चेंजेस which has been made in this act? किस तरीके से फायदा पहुंचाएगा एंड व्हाट आर द कंसर्न्स एंड चैलेंजेस विच आर एसोसिएटेड विद इट. सो एवरीथिंग विल डिस्कस अबाउट दिस. अगर आप एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो फोर्स डिफेंस एकेडमी लेके आ रहा है एसएसबी बैच फ्रॉम 4th of Feb 2026, जहां आपका वो कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी रिलेटेड टू स्क्रीनिंग टेस्ट. उसके बाद जितने भी टेस्ट होते हैं, आपका साइकोलॉजी टेस्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया, जीटीओ हो गया, सबके बारे में कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी. यहाँ से मोर देन 250 रिकमेंडेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं. अगर आप भी चाहते हैं कि अपना रिकमेंडेशन करवाए तो यू कैन ज्वाइन आवर एकेडमी एंड कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर. तो आइए बात करते हैं वीबीजी राम जी की. क्या है ये, क्यों लाई गई एंड किसने लॉन्च किया इसको? तो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस किया है एंड इट हैज़ रिप्लेस्ड द प्रीवियस मनरेगा स्कीम 2005. देखो मनरेगा स्कीम 2005 में लाई गई थी. क्या थी मनरेगा स्कीम? इसका काम था कि अनस्किल्ड वर्कफोर्स जो है रूरल एरियाज में उनको काम दिया जाए, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जाए. तो मनरेगा स्कीम का क्या काम था कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर कोई भी पर्सन जिसके पास कोई काम नहीं है तो ये स्कीम अश्योर करती है कि उसे अनस्किल्ड वर्क एटलीस्ट 100 डेज का प्रोवाइड करवाया जाएगा. और अगर नहीं भी देते थे वो तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा, जो बेरोजगारी भत्ता है वो दिया जाएगा. मतलब एटलीस्ट उनके पास 100 डेज के लिए तो काम रहता ही था. ये स्कीम थी यहाँ पे. बट इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, तभी फिर क्या लाया गया, विकसित, मतलब उसके बाद हम लाए गए हमारा VBG राम जी, मतलब विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एंड आजीविका मिशन. ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिस्ट्रेस बेस्ड एम्प्लॉयमेंट से हमें प्रोडक्टिव लाइवलीहुड क्रिएशन की तरफ जाना था. क्या है ये? देखो अभी जो ये मनरेगा है इसका काम था कि डिस्ट्रेस बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, मतलब जब किसी के पास मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी है तो उसको काम दिया जाए, मतलब उसको क्या हो सके एटलीस्ट उसका वो थोड़ा बहुत लाइवलीहुड चला सके, थोड़ा बहुत उसका काम हो सके, मतलब ऐसा काम था इसका. डिस्ट्रेस बेस्ड था कि हाँ अभी की सिचुएशन को ये ठीक कर देगा. बट अभी का काम क्या है कि प्रोडक्टिव लाइवलीहुड क्रिएशन, मतलब आने वाले टाइम पे भी वो क्या कर सके, उसको अश्योर कर सके उसकी लाइफ, कि आने वाले टाइम पे भी उसका खर्चा उठा पाएगा. तो इसलिए रिक्वायरमेंट लगी कि जो मनरेगा थी वो क्या थी, डिस्ट्रेस बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती थी. वहीं जो VBG राम जी है वो प्रोडक्टिव लाइवलीहुड क्रिएशन करेगी आने वाले टाइम पे. यही है कि मनरेगा जो है 2005 में लाई गई थी एज ए रूरल डिस्ट्रेस रिलीफ प्रोग्राम. उससे रूरल पॉवर्टी भी कम हुई काफ़ी, मतलब रूरल पॉवर्टी कम हुई लेकिन लोगों का डेवलपमेंट नहीं हुआ कि हाँ आने वाले टाइम पे और अच्छे तरीके से वो डेवलप हो सके. तो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट लगी कि प्लान्ड एम्प्लॉयमेंट लाया जाए कि हाँ वो अश्योर रहे. उसके बाद ड्यूरेबल रूरल एसेट्स रहे, मतलब जो जिस जगह पे वो काम कर रहे थे अभी क्या था कि ऐसे जगह काम कर रहे थे कि हाँ ठीक है अभी का टेम्परेरी काम हो गया, लेकिन अब जो काम मिलेगा इसमें वैसा रहेगा कि ड्यूरेबल रहे हो, लॉन्ग टाइम तक प्रोडक्टिविटी दे, हमें एसेट बने हमारे देश का, मतलब एसेट समझते हो आप. उसके बाद फिस्कल डिसिप्लिन. अभी क्या था कि डिमांड ड्रिवन स्कीम थी, मतलब कितने भी लोग जितने डिमांड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सरकार को पैसा देना पड़ता था. बट अब क्या होगा कि पहले से बजट तैयार रहेगा, उसके अकॉर्डिंग लोगों को इसमें लिया जाएगा. तो ये फिस्कल डिसिप्लिन लाया जाएगा प्रॉपर तरीके से. हैज ए न्यू फ्रेमवर्क विच हैज बीन फोकसिंग ऑन प्रोडक्टिविटी एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइवलीहुड. इसके लिए क्या किया, मतलब हमें जरूरत लगी कि हम किसको लेके आए, VBG राम जी को. सो व्हाट इज दिस? एक स्टेटरी रूरल एम्प्लॉयमेंट लॉ है विच गारंटीज द एम्प्लॉयमेंट फॉर 125 डेज विच हैज इंक्रीज द 25 डेज. अर्लियर इन मनरेगा इट वाज ओनली 100 डेज, तो इसमें 125 डेज आ गए. वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा पर रूरल हाउस होल्ड हर साल, हर फिस्कल ईयर में. किसके लिए? फॉर एडल्ट मेंबर और जो चाहते हैं अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना. ये कहाँ से मूव हुआ? देखो ओपन एंडेड डिमांड बेस्ड सिस्टम जो था किसका था, ये मनरेगा था, मनरेगा का. उससे हम कैसा आ गया, प्लान और सप्लाई ड्रिवन मॉडल. पहले डिमांड ड्रिवन था कि लोग डिमांड करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो दिया जाएगा, बट नाउ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कितना देना है, किस किस को देना है, किस जगह पे देना है, उसके बाद दिया जाएगा. मतलब प्लान इसको कर दिया, थोड़ा मॉडल बना दिया. उसके बाद अगर हम कंपैरिजन देखें तो इसका नेचर कैसा था, राइट बेस्ड
बट अब कंडीशनल गारंटी मतलब ये राइट टू वर्क जो है लोगों का, उसको ही यहाँ पे बताता था कि जिस तरीके से डिमांड करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको काम मिल जाएगा, उनका राइट। बट यहाँ पे क्या है, कंडीशनल गारंटी मतलब ऑलरेडी कंडीशंस वहाँ पे सेट कर दी गई है कि किस एरिया में कहाँ पे कौन सा काम दिया जाएगा, कितने पैसे अलोकेट होंगे, सब कुछ पहले से फिक्स है, उसके अकॉर्डिंग अब दिया जाएगा। अप्रोच कैसी है, इट वॉज डिमांड ड्रिवन मतलब पीपल वुड डिमांड एंड अकॉर्डिंगली दे वुड गेट देयर वर्क, बट नाउ इट हैज बीन सप्लाई ड्रिवन मतलब गवर्नमेंट वुड डिसाइड एंड दे वुड प्रोवाइड देम वर्क। बजट ये ओपन एंडेड था मतलब क्योंकि पता नहीं है ना कितने लोग डिमांड करेंगे, तो ओपन एंडेड था, कोई फिक्स अमाउंट नहीं था। बट नाउ देयर बजट हैज बीन केप्ड, पर्टिकुलर अमाउंट उसके लिए फिक्स किया जाएगा और फिर वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। इवन बजट में भी यहाँ पे अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब बनाया गया है, इसमें कुछ परसेंट कुछ शेयर स्टेट का है और कुछ शेयर सेंट्रल का है। मतलब पहले सेंट्रल का ज़्यादा हुआ करता था जो कि अब मतलब स्टेट में भी बांट दिया गया है, पहले 100% सेंट्रल देती थी। कवरेज कैसा है इसका, यूनिवर्सल रूरल। देखो पहले क्या था कि हर गांव के कोई भी इंसान अगर चाहता है तो दे कुड एक्सेस द वर्क, बट अब क्या हो गया, यूनियन नोटिफाइड रूरल एरियाज। बट दिस टाइम जिस भी एरिया को यूनियन गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, ओनली इन दैट एरिया पीपल वुड गेट द वर्क। ठीक है, मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल था बट नाउ इट इज नॉन यूनिवर्सल। फोकस क्या था, ये डिस्ट्रेस रिलीफ था एंड नाउ इट विल फोकस ऑन एसेट एंड प्रोडक्टिविटी क्रिएशन। ये सिर्फ टेम्पररी काम करता था कि हाँ ठीक है इस टाइम का काम हो गया, बट ये क्या करेगा कि एसेट क्रिएशन और आने वाले टाइम पे चीज़ों को अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। ये इन दोनों का मेजर डिफरेंस है विकुट से। इनके प्रोविजंस क्या है वीबी राम जी के, तो 125 डेज का वर्क, नॉन यूनिवर्सल कवरेज अभी हमने बात की, यूनिफाइड मतलब यूनियन नोटिफाई करेगा उसी एरिया में जाएगा। बॉटम अप प्लानिंग है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाएगा, लाइक जीपीएस सिस्टम का यूज़ किया जाएगा, स्पेशल टेक्नोलॉजी पर्टिकुलर मतलब लोकेशन वगैरह एक्सेस करना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, प्रॉपर काम अलॉट करना, मॉनिटरिंग करना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाना कि किस एरिया में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कहाँ लोगों को ज़रूरत है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ यहाँ पे मॉडल बनाया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली दे वुड प्रोवाइड द वर्क। इसके साथ ही पीएम गति शक्ति प्लान जो है विच इज़ मेजर फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड रेलवे कंस्ट्रक्शन अलग अलग, तो उसको भी इससे जोड़ा जाएगा। क्योंकि काम कहाँ से मिलेगा इन लोगों को, जब इस गति शक्ति में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ बनाने की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग इन लोगों को उस जगह पे काम प्रोवाइड करवाएंगे और तभी तो वो काम क्या होगा, एसेट बनेगा। क्योंकि इस गति शक्ति प्लान में हम क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं देश को ग्रो करने के लिए, वही काम इधर से जोड़ देंगे तो इन लोगों को काम भी मिलेगा, प्रोडक्टिविटी भी रहेगी, लॉन्ग टर्म हमें एसेट मिल जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोस, देखो पहले ही ऐसा नहीं था, अभी क्या है कि स्टेट जो है काम को 60 दिन तक किसी भी पीक सीजन में रोक सकते हैं। अब देखिए क्यों रोक सकते हैं, क्योंकि मानो एग्रीकल्चर का सीजन है, ठीक है, अब एग्रीकल्चर के टाइम पर तो एग्रीकल्चर वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब उस टाइम पे अगर लोग वीबी राम जी स्कीम में अगर काम करेंगे, मानो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है, वहाँ सारे वर्कर काम कर रहे हैं, तो यहाँ एक पे वर्कर कैसे काम करेंगे, मतलब यहाँ पे तो वर्कर की कमी हो जाएगी। तो इसलिए जब पीक सीजन रहेगा, जब ज़्यादा एग्रीकल्चर में काम रहेगा, उस टाइम पे 60 दिन का इसमें गैप दिया जाएगा ताकि लोग क्या कर सके, इधर की साइड काम कर सके। बट इसमें भी इशू है, क्या इशू है कि जो लोग मतलब नहीं काम मतलब इधर के साइड काम नहीं करेंगे, जो नहीं कर सकते या फिर, तो उनका क्या होगा, मतलब जिनको एग्रीकल्चर में काम नहीं मिला तो वो तो क्या हो जाएंगे, उस टाइम पे बिना काम से रह जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा अगर वर्क 15 दिन में प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है, तो ये उसके जैसा ही है पिछले बार जैसा। फाइनेंशियल क्या है इसका, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसका कॉस्ट शेयरिंग क्या रहेगा, 60 सेंटर का रहेगा, 40 स्टेट का रहेगा। वहीं 90-10 रहेगा किस रीजन में, नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट और यूटीज में, इनमें 90-10 यहाँ पे शेयर रहेगा। एनुअल स्टेट वाइज अलोकेशन कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट, कि कितना अलग अलग स्टेट वाइज मतलब कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कितना अलोकेशन करना है, क्या करना है, सब कुछ डिसाइड करेगा यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ पे इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएगी, लाइक फंडिंग। देखो यहाँ पे 40 हो गया, तो 40 हो सकता है सभी स्टेट की इतनी कैपेसिटी ना हो, कुछ स्टेट के पास कम भी पैसा हो, अगर कम पैसा होगा तो इफेक्ट करेगा उसके वहाँ के वर्कर्स पे। तो ये जो है स्टेट की फंडिंग, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। साथ ही सुपरविजन, पूरा काम स्टेट को दे जाएगा, मतलब सुपरविजन ध्यान रखना सब कुछ स्टेट करेगा। उसके साथ ही इम्प्लीमेंटेशन की क्वालिटी को ध्यान रखना स्टेट का काम रहेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बढ़ गई, मतलब स्टेट को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। Now if you talk about the benefits,
सो बेनिफिट्स क्या है इसके? फर्स्ट वन इज द बेटर लेबर मार्केट बैलेंस, मतलब रिड्यूस करेगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो जैसे हमने बात की डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि एक फैमिली में मानो, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं सो दैट यू कैन गेट इट इजीली। एक फैमिली में मानो 6 लोग हैं, ठीक है, जनरली गाँव में जॉइंट फैमिली रहती है, 6 पर्सन है, या फिर 7-8 मान लिया, 7-8 भी रहते, 6 तो नॉर्मल हो गया, 7-8 लोग रहते। अब क्या होता है कि अगर उनके घर में खेत है, ठीक है, फार्मिंग अगर वो कर रहे हैं, तो सबके सब लोग साथ में खेत में जाएंगे, सुबह से शाम तक दिन भर काम करेंगे। अब देखो खेत में जितनी प्रोडक्टिविटी होना है, खेत की प्रोडक्टिविटी बढ़ तो नहीं जाएगी। अगर इस खेत में 4 लोग काम करेंगे तो भी उतना ही अनाज आएगा जितना अगर 10 लोग करेंगे तो भी उतना ही अनाज आएगा। 10 लोगों के काम करने से अनाज की क्वांटिटी नहीं बढ़ जाएगी, नहीं उनको ज्यादा अमाउंट मिलेगा, नहीं ज्यादा पैसा मिलेगा। बट उन्हें क्या लगता है कि हम 10 के 10 लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमें तो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है कि हम पूरे दिन खेत पे जाते हैं, हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं। बट एक्चुअल में वो कहाँ पे काम 4 लोग भी करते तो हो जाता। तो ये जो बचे हुए 6 लोग हैं, ये कोई और काम कर सकते, उससे इतना पैसा तो उनके पास आ ही रहा है, साथ में जो 6 लोग कहीं और काम करेंगे तो उधर से भी ये पैसा लेके आ जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन को हम जनरली डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब है वो एक्चुअल में अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन लोगों को दिखता नहीं है, डिस्गाइज्ड है, छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ऐसा, तो ये जो लोग रहेंगे ये इधर की साइड वीबी जी राम जी में क्या कर सकेंगे, काम कर सकेंगे, तो इन्हें भी क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा और घर की इनकम भी बढ़ जाएगी, इसको हेल्प करेगा। फिजिकल प्रेडिक्टेबिलिटी, देखो ये ओपन एंडेड लाइबिलिटी जो अभी तक था मनरेगा में कि ओपन एंडेड था, जितने डिमांड करेंगे उसके अकॉर्डिंग बजट डिसाइड होगा, तो वहाँ पे बजट को डिसाइड करना, एक प्रॉपर अमाउंट सेट करना, उसमें भी मुश्किलें होती थी। बट अब यहाँ पे क्या रहेगा, प्रेडिक्टेबिलिटी अच्छे से कर पाएंगे, फिक्स बजट रहेगा, इतने के अकॉर्डिंग ही वो अलोकेट करेंगे। एसेट की क्वालिटी बढ़ेगी क्योंकि अब प्लान तरीके से, पहले क्या था डिस्ट्रेस बेस्ड था, डिस्ट्रेस रिलीफ था, अब क्या रहेगा प्लान तरीके से ड्यूरेबल और क्लाइमेट रेजिलिएंट एसेट के ऊपर काम किया जाएगा, उसके ऊपर उनके अंदर लोगों को काम में लगाया जाएगा। स्ट्रॉन्गर स्टेट ओनरशिप, मतलब स्टेट का कंट्रीब्यूशन हाई रहेगा तो अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी क्योंकि स्टेट अपनी जगह को ज़्यादा अच्छे से देख पाएगा एज कम्पेयर टू यूनियन। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी रहेगी क्योंकि हम यहाँ पे डिजिटल टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, लाइक जीपीएस हो गया, मॉनिटरिंग हो गया और कई सारी चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे बायोमेट्रिक्स हो गया, तो उससे लीकेज और घोस्ट बेनिफिशियरीज जो होते हैं, करप्शन जो बीच में हो जाता है उसकी कमी होगी यहाँ पे। बट देयर आर सम कंसर्न्स विच आर एसोसिएटेड विद इट। क्या है वो? पहला, डाइल्यूशन ऑफ राइट टू वर्क। देखो अभी तक डिमांड ड्रिवन था और अब वो चेंज हो गया है सप्लाई से। तो जो लोग कई सारे सप्लाई में हो सकता है जिसको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट हो लेकिन गवर्नमेंट को नहीं लगा और उसे नहीं मिल पाया क्योंकि पर्टिकुलर एरिया गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि हाँ इसमें काम मिलेगा। अब इस एरिया में हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास पैसा है मानो, लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, कुछ सेक्शन ऑफ एरिया है जिनके पास काम ना हो, तो वो तो छूट जाएंगे। तो ये जो है राइट टू वर्क को क्या कर रहा है यहाँ पे, अबोलिश कर रहा है, मतलब वोलेट कर रहा है, काइंड ऑफ उसका अच्छी तरीके से पालन नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे अब डिमांड ड्रिवन नहीं बचा, सब अपने अकॉर्डिंग नहीं ले पाएंगे काम, जो देंगे उसके अकॉर्डिंग काम ले पाएंगे। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। वीकनिंग शॉक एब्जॉर्बर रोल, देखो पहले क्या था इन मनरेगा, देयर वाज अ मतलब एक उसका फीचर था कि अगर कोई अचानक से शोक आ जाता है, मानो ड्रॉट जैसी कंडीशन आ गई, फ्लड जैसी कंडीशन आ गई, कोई अचानक क्राइसिस आ गया, कोविड जैसा क्राइसिस आ गया, तो वहाँ पे उनको 50 डेज का एम्प्लॉयमेंट और मतलब वहाँ पे उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी थी कि हाँ उनके पास काम रहेगा या फिर पैसा उन्हें मिलेगा, तो एटलीस्ट वो क्या रहते सेटिस्फेक्शन के साथ रह सकते थे। बट यहाँ पे ऐसा कोई सा भी फीचर नहीं है इसका, तो ये भी कंसर्न है कि अगर कोई क्राइसिस आ जाता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एक्सक्लूजन रिस्क, यूनियन नोटिफाई करेगा कवरेज, तो हो सकता है नीडी एरियाज बाहर छूट जाए, जो भी बताया था मैंने। इनकम इनसिक्योरिटी, केप्ड वर्क डेज रहेंगे तो हो सकता है मतलब लोगों को क्या रहे यहाँ पे, मतलब प्रॉपर उन्हें फिक्स कर दिया इतने दिनों ही काम रहेगा, तो बाकी टाइम पे क्या रहेगा उनके पास काम नहीं रहेगा। या फिर जो लोग एग्रीकल्चर में काम नहीं करते हैं तो ये जो 60 डेज का गैप मिलेगा तब उनके पास तो कोई काम ही नहीं रहेगा, तो ये उनके लिए इनकम इनसिक्योरिटी हो जाती है। हायर स्टेट फिजिकल बर्डन, देखो अगर कोई पुअर स्टेट है, गरीब स्टेट है, अगर वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे तो वहाँ के वर्कर उससे अफेक्ट होगा उनके ऊपर, तो वो उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। देन टेक एक्सक्लूजन, देखो बायोमेट्रिक्स और एआई जो है, बहुत सारे वल्नरेबल वर्कर है जिनके पास ये इन चीज़ों का एक्सेस नहीं है, मतलब जिनके पास मोबाइल नहीं है टच, वहाँ पे कैसे बायोमेट्रिक्स देंगे कि हाँ हम प्रेजेंट हैं यहाँ पे। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे चैलेंज क्रिएट कर रही है। को इसके अलावा भी अगर हम बात करें, ये तो हमने
VBG राम जी की बात करी, बट देयर आर सम अनदर कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम्स विच आर प्रोवाइडिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट और एडिंग इन द ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। क्या है, जैसे DAY मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है, इसका काम है टू रिड्यूस पॉवर्टी फ्रॉम रूरल एरियाज थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड डाइवर्जन और इनके थ्रू। फिर दीनदयाल योजना हो गया, ठीक है, यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग करवाना। उसके साथ ही स्वामित्व स्कीम हो गया, जिसका काम है ड्रोन के थ्रू प्रॉपर प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड करवाना, मैपिंग करना, सब जगह अच्छे से राइट मिल सके, क्रेडिट एक्सेस कर सके लोग। PM विश्वकर्मा स्कीम, जिसका काम है आर्टिसंस और नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना। उसके साथ ही VBG राम जी जो है ये क्या कर रही है, सबको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, मतलब ये सारी स्कीम जो ऑलरेडी है यहाँ पे उसको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। देखो कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि VBG राम जी जो है ये चेंजिंग मतलब रूरल रियलिटीज को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। इसका पॉजिटिव शिफ्ट है टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी और प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। बट रिस्क जो है लाइक इनकम सिक्योरिटी जो है, पुअरेस्ट हाउस होल्ड, मतलब ये जो है इस चीज़ को क्या कर रही है, वीक कर रही है। तो हमें ज़रूरत है कि यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल लाया जाए जो कि मिनिमम राइट टू वर्क को तो प्रोटेक्ट करे, एटलीस्ट सबको काम मिले। उसके साथ ही इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी होना चाहिए, सबको ऐड करना चाहिए कि हर किसी के पास एक्सेस हो हर चीज़ का। देन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, अगर कोई क्राइसिस आ भी जाता है तो उस टाइम पे लोगों को मतलब एटलीस्ट उनके पास अश्योरेंस रहे कि हाँ हमें पैसा मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, ऐसा ना हो कि कुछ ना रहे उनके पास। तो ज़रूरी भी है टू मतलब अगर हमें अचीव करना है टू अचीव आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 विच इज़ नो पॉवर्टी, और 8th जो डिसेंट वर्क को बताता है। तो टू अचीव दिस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप समझ आया होगा व्हाट इज़ VBG राम जी, क्या मनरेगा था, किस तरीके से चेंजेस हुए, किस तरीके से बेनिफिट पहुंचाएंगे, व्हाट आर द कंसर्न्स एसोसिएटेड विद इट। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।